दुनिया में जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं वहाँ वहाँ घर का ख्वाब और तसव्वुर उनकी ज़िंदगी का महवर होते हैं। पूरी दुनिया में 60 to 90% लोगों के अपने घर हैं। लॉस और रोमानिया 95 to 96% से दुनिया में सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान में 80% लोगों के अपने घर हैं। 11% लोग किराए के घरों में रहते हैं। अगर एक घर में 6.5 लोग रहते हों, 1 मिनट, 6.5 कैसे हो सकते हैं? 6 होगा या 7 होगा, राइट? शाजिया, मैं औसत की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर हर साल 2.5 लाख घर बनाए जाते हैं। एक साल में 2.5 लाख घर बनते हैं। जी जनाब। और उन सारे घरों में से एक घर भी मेरा नहीं है। आसिफ समसम आ रहे हैं, उनसे ले लो। पैसों के बगैर? पैसों के बगैर तो सिर्फ हवा ही मिलेगी, वो भी आने वाले दिनों में पैसों से मिलेगी। थैंक गॉड, अभी हमें उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। बिल्कुल। I think it's time to go and introduce our guest for today. क्या कहते हैं इरफान? मगर उससे जाने से पहले मैं अपने नाज़रीन से इस वक्त मुखातिब हूँ और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास होने जा रहा है। बिल्कुल उसे मिस मत कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में आप उन 81% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो पाकिस्तान में अपने घरों में रहते हैं। तो बिल्कुल इस प्रोग्राम को मिस मत कीजिएगा। हम आते हैं बस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। आज की एक्साइटिंग एपिसोड में हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है आसिफ समसम साहब। आसिफ समसम साहब पाकिस्तान की प्रोमिनेंट पर्सनालिटी में से एक माने जाते हैं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर, जिनका दावा है कि वो तमाम बिल्डर्स एंड डेवलपर की नुमाइंदा जमात है। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो आबाद के एक्स चेयरमैन भी हैं और सियासी, समाजी और तामीराती सोच के हवाले से अगर मैं उनको कहूँ तो वो बिज़नेस गुरु हैं। आज के हमारे आज के जो मेहमान हैं वो समसम बिल्डर्स एंड डेवलपर के रूह रवां भी हैं। वो आज हमारे मेहमान हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने बिज़नेस गुरु को टाइम दिया। सर बहुत शुक्रिया। आबाद का कहना ये है कि पाकिस्तान की डेवलपर्स एंड बिल्डर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? और ये भी बताएं कि आपकी आज तक की कामयाबियाँ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाजिया आपका, इरफान भाई आपका। जैसे कि अभी आपने आबाद के हवाले से बात शुरू की है तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। ये दावा नहीं है हमारा, ये सिंगल बॉडी है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान, जो कि तमाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करती है। और ये कोई फेसबुक या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया की बॉडी नहीं है, ये एक लीगल बॉडी है जो डीटीओ के तहत ये काम करती है। जो कानून कहता है, जो कानून की दायरा है कि डेवलपर्स को डेवलपर्स के साथ या बिल्डर्स के साथ जो मामलात हैं, इशूज़ हैं, तो ये उनको रिप्रेजेंट इसी हवाले से करती है। और हमारा ये सिंध में ख़ास कर मैं बता दूं कि आपकी कोई कमर्शियल बिल्डिंग अप्रूव हो ही नहीं सकती जो कि एसबीसी की यूरिडिक्शन में आती हो, जिसको हम कहते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, अगर वो हमारा मेंबर नहीं है। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन। और इससे आगे एक इंट्रोडक्शन हमारा ये है कि जब भी हम जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं इमीडिएट पास चेयरमैन हूँ आबाद का, तो हमारा जो हर एक टेन्योर होता है 1 साल का हमारा, तो उस टेन्योर में हमने ये इंश्योर किया कि हम पूरे पाकिस्तान में हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो फाइनेंस के इदारे हैं, जो एफबीआर के लें, टैक्स के इदारे, उनको हम ये बताएं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारी स्ट्रेंथ जो पाकिस्तान में एक रिवाज है कि आप रोड शो करें या आप कोई स्ट्राइक कॉल करें तो आप शटर बंद करें तो उसको कहते हैं स्ट्रेंथ। हमारी वो स्ट्रेंथ नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ ये है कि 1000 गज का, जिसका 75 × 120 डायमेंशन होता है, अगर अकॉर्डिंग टू बायलॉज एक प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो 800 मिलियन मिनिमम
हम पंप करते हैं लोकल इंडस्ट्री को। और पूरे मुल्क में जब ये सेक्टर चलता है तो आप सोच लें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। और साथ में एक और मैं आपको बता दूं कि 40% आपकी जो रेमिटेंस है ना, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको भेजते हैं, वो हमारे सेक्टर में आती है। तो सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज देने वाला इस मुल्क को, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी के फॉरेन एक्सचेंज को अट्रैक्ट करने वाला, ये हमारा शोबा है, हमारा सेक्टर है। और हम जब भी बात करते हैं, हमने इस प्रोग्राम से पहले मैं इरफान भाई से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि ये सिर्फ आबाद नहीं है, कराची चेंबर हो, FPCCI हो, 6 साल 7 साल मैंने वहाँ एज ए चेयरमैन इस सेक्टर पे दी। कराची चेंबर में 4 साल मैंने सर्विस दी, तो ये मेरे पार्ट रहे। तो इसीलिए मैं कभी कभी हैरान भी होता हूँ कि क्यों बेवफाई की हमसे। नहीं, हम आपके तो साथ हैं। कहने की बात ये कि जिस सेक्टर पे आज आपने छेड़ा है, जो मौजू आपने छेड़ा है, ये आपके मुल्क की तकदीर बदल सकता है। अगर आप ना माने तो ये तो बहुत छोटी सी बात है कि हमारा कोई दावा नहीं है। हम जो काम करते हैं, जो डिलीवर करते हैं, वो बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि सिंध में कोई बिल्डिंग कमर्शियल बन ही नहीं सकती कि SOP नहीं है कि अगर वो हमारा मेंबर नहीं है। इसी तरह हम हमेशा कहते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है हमारी, क्या रोल है। आप सोचें कि 72 लाइट इंडस्ट्री चलती है तो क्या रोज़गार मिलता होगा, कितना टैक्स लोकली जनरेट होता होगा, मिलियंस ऑफ जॉब। मेरा ये दावा नहीं है। मैंने जब चेयरमैनशिप जो हमें मिली तो हमने बहुत से फोरम्स पे, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो हुकूमत हो, हमने ये कहा कि हमारा जो सेक्टर है, अगर हुकूमत कोई गलत फैसला करती है, कोई गलत पॉलिसी लेके आती है, तो उसका रिएक्शन ये होता है कि दूसरे दिन अगर उनके किसी गलत फैसले से हमारा सेक्टर इफ़ेक्ट होता हो तो दूसरे दिन हज़ारों की तादाद में आप सबको मैं ऑफ़र करता हूं कि जब भी हमें ऐसी कोई कॉल मिलती है कि हमें नहीं चलने देना है, काम नहीं करना है, तो चौरंगियों पे मजदूर बेलचे और कुदाले लेके मौजूद होते हैं। नहीं, मगर ये है हमारी रिएक्शन हमारा। राइट। मगर आसिफ भाई देखें, पाकिस्तान के अंदर स्पेशली मैं कराची की बात करूंगा, 65-70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये शहर है। मैं देखता हूँ कि आबाद और हुकूमत के दरमियान पॉलिसी में हमेशा तनाज़ात रहे, हमेशा आप और एक पेज पे नहीं रही हुकूमत। उससे जो नुकसान होता है आसिफ भाई, वो एक आम आदमी का होता है जो आपके पास वो फ्लैट बाय कर रहा है, असल नुकसान तो उसका हो जाता है। उसमें आप हमें बताएं कि क्यों आप और हुकूमत एक पेज पे नहीं आते। देखिए, ये तो मुमकिन नहीं है कभी। इसलिए मुमकिन नहीं है कि एक टैक्स कलेक्टर है, एक टैक्स जनरेटर है। राइट। ठीक है, तो ये तो हमेशा कंपटीशन रहेगा। हमारा ये मानना है कि जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, जब तक राइट जगह पे राइट पर्सन नहीं होगा। Yes, ये बात मैं बहुत हार्ड कर रहा हूँ, लेकिन हमने ये बात हमेशा जब भी हमें मौका मिला, हर फोरम पे, चाहे कोई चैनल हो, चाहे कोई इदारा हो, हमने ये की कि हमारा इशू क्या है, पूरी दुनिया में इस सेक्टर पे कैसे काम। आज मैं आपके जिस स्टूडियो में हूँ, ये चूँकि हमारे ही सेक्टर से ताल्लुक़ है इनका और अच्छा नाम है इस शहर का, तो मैं इसी हवाले से, जैसे आज आपने थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया, पूरी दुनिया में सिफारती सतह पे रोड शो किए जाते हैं और लोगों को तरगीब दी जाती है सिर्फ सिंगल एक सेक्टर में कि अगर आप हमारे मुल्क में इस सेक्टर में, जिसको रियल इस्टेट सेक्टर कहते हैं, काम करेंगे, हम आपको रेजिडेंट परमिट भी देंगे, हम आपको टैक्स एग्जम्पशन भी देंगे, हम आपको पासपोर्ट है वो भी हम आपको देंगे अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से आज तक, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के बाद मुझे कुछ उम्मीदें हैं जो मैं शेयर करूँगा कि मुझे वो उम्मीद क्यों है। आज तक कहा जाता है कि ढूंढो उस शख्स को जो इस सेक्टर में काम करना चाहता है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको डराओ IMF से, उसको डराओ FATF से, उसको डराओ FBR से। तो हमारा ये मानना है कि ना हम डरने वाले हैं, ना हम घबराने वाले हैं, लेकिन ये ज़रूर कह दें जो हम हर फोरम पे कहते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये डरपोक होती है। आप इसको डराएंगे, ये फ्लाई कर जाएंगे। मगर आसिफ भाई, आबाद एक नुमाइंदा जमात है, आप इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। ये जो हालात इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, उसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आबाद ने फैसले किए और उसके बाद वो फैसलों पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा, जब भी हम बात आबाद की करते हैं ना, तो हमारी कोशिश, और मैं ख़ास तौर पे मैं बता दूं कि मैंने पूरी कोशिश की अपने टेन्योर में भी, चाहे वो चेंबर में आप मेरे साथ थे, PCCI में भी लोग थे,
कि मैं सिर्फ इसको बिल्डर तक महदूद रखना कभी नहीं चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि ये पूरा सेक्टर है, ये 72 अलाइड इंडस्ट्री की जब मैं बात करता हूँ ना, तो ये 72 प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, 72 फैक्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरा ये मानना है कि ये भी मेरे साथ ऑन बोर्ड होने चाहिए, जी बिल्कुल, क्योंकि इनके भी इश्यूज हैं। मेरा ये मानना है कि जो रियल्टर्स हैं, जैसे मैं डिफिकल एरिया की बात करता हूँ और हमेशा मैंने ऑन किया है और हमेशा मैं ऑन करता हूँ कि ये मेरा पार्ट है। जी जी बिल्कुल। इसी तरह ऑल कराची रियल्टर्स की मैं जब भी बात करता हूँ मैं कहता हूँ ये मेरा पार्ट है और मैं इसको ऑन करता हूँ, इनके बगैर मैं नहीं चल सकता, क्योंकि कोई भी बिल्डर जो है ना, उनकी बैकबोन ये रियल्टर्स होते हैं। और ये आपको इस प्रोजेक्ट में भी आपको आइडिया होगा कि अगर ये लोग हैं तो ये हमारी आवाज़ को आगे तक लेके जाते हैं। तो हमारा मानना है कि ये इन सबको मिला के हम कहते हैं सेक्टर। हम सिर्फ बिल्डर की बात नहीं करते। और इसका वजह भी ये है कि अगर आप हमें टफ टाइम, जैसे अब मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, आपने कहा कि आपकी बनती क्यों नहीं है, हम जब भी इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आप सोचें कि अभी जो नया बजट है उसमें 3% एफईडी लगा दी। जी बिल्कुल है। 18वीं तरमीम के बाद, या आप 18वीं तरमीम को डिसऑन कर दें और कह दें आप नहीं मानते, मतलब की जो भी पॉलिसी, एग्जैक्टली 18वीं तरमीम के बाद आपको कोई कानून इजाजत नहीं देता कि आप इस जो सूबाई इशू है उस पर फेडरल टैक्स चार्ज करें। जी बिल्कुल। एक बात, 59.5% आज मुझ पे टैक्स है, इससे ज्यादा टैक्स मैं समझता हूँ कि इसके बाद हम अपनी इन्वेस्टमेंट ही उनको दे दें सारी। उसके बाद फिर 8 से 9% जब ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी, तब मुझे टैक्स देना है। फिर 7E के नाम से जो आपने डराया हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को, आपने पहले शुरू की बात के कोई प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करता है तो पार्किंग होगी, लेकिन आपने उसको हिट किया वर्टिकल पे जाके। ये हुकूमत वक्त का काम है कि हर उस पाकिस्तानी को जो पाकिस्तानी है उसको छत फराम करे। अगर वो इस काबिल नहीं है, आपके हालात नहीं है, आप नहीं कर सकते, आप कम से कम हमें फ्री हैंड। जी बिल्कुल। मैंने बजट से पहले कहा कि 2 बातें आप करते हैं। एक तरफ कहते हैं IMF कहता है गरीबों को रिलीफ देना है, अमीरों को टैक्स करना है। तो इनको ये कौन जाके समझाए कि हमारे जो मेंबर्स हैं ये 4000 गज का स्विमिंग पूल वाला बंगला बना के नहीं बेचते। 500 फुट से शुरू होके 3000 3,500 फुट का एक यूनिट हम बनाते हैं वर्टिकल में। तो उस यूनिट को अगर 500 फुट अगर वो कोई आउटस्कर्ट्स में बन रहा है तो एक गरीब आदमी लेता है। आप मुझे जितना भी टैक्स करोगे, जितना भी मैंने पास ऑन करना है, तो ये कौन सा आप फार्मूला लेके आए हैं, ये कौन सा अकाउंटेंट है आपका, या ये कौन सा पॉलिसी मेकर है आपका जो आपको ये समझा रहा है कि आपने इनको, जब आपको पता है कि 1 करोड़ 20 लाख घर नहीं है हमारे मुल्क में, शॉर्टेज है। इसका नतीजा ये निकलता है कि कराची के चारों तरफ कच्ची आबादियां बढ़ना शुरू हो गई, जिनका एड्रेस नहीं है, वो मतलब मर्दमशुमारी में भी नहीं। याद है कि ये आपका देरीना मसला था जो आपने उठाया था। हमने ऑफर किया, मेयर को भी कहा आप आइडेंटिफाई करें कच्ची आबादी को, हम उन्हीं को अच्छी लिविंग देते हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम वहाँ पे वर्टिकल तामीरात कर देते हैं। तो आपकी कच्ची आबादी भी खत्म हो जाएगी, एड्रेस भी हो जाएगा, और जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनको एक अच्छी मयारी रहायश भी मिल जाएगी। आप ये सवाल का जवाब दें कि दुनिया भर में अभी बहुत ट्रेंड है अपार्टमेंट्स का, तो आपकी क्या एडवाइस है कि घर खरीदना चाहिए या अपार्टमेंट? पहले शाजिया पैसे जमा कराने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से आपने तो काफी जमा कर लिए हैं, लेकिन आप प्लीज इसका जवाब दें। हमारे मुल्क में भी थोड़ी सी डायमेंशन चेंज है। ओके। मैं लाहौर में वर्टिकल नहीं बेच सकता हूँ, इस्लामाबाद में फिर भी इसलिए बिक जाती है कि पूरे मुल्क से लोग आते हैं। जी जी। लाहौर में एक उसका पंजाब के लोग हैं, उनका कॉन्सेप्ट है कि कोठी हो। हमारे मुल्क में जैसे मैंने कहा ना कि हर शहर की, हर सूबे की अलग डायमेंशन है। लाहौर में आपकी कोठी या बंगला, जिसको हम कराची में कह लें, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। कराची में वर्टिकल तामीरात, इसकी 2 वजूहात हैं। कराची में जो सबसे ज़्यादा जो हमने जो पिछले 30 साल का मैं जो 30 साल इस सेक्टर में मैंने देखा है कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ें ख़राब या ठीक करती है ना, वो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। बिल्कुल, सेफ्टी। और हमारे एक शहर के लोग ये समझते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ ज़मींदार तो नहीं है, यहाँ पे वो क्लास रहती है कराची के अंदर, वर्किंग क्लास है आपकी। एग्जैक्टली, जो पढ़ी लिखी भी है लेकिन वर्किंग क्लास है। और इसी तरह अगर ब्यूरोक्रेसी भी है तो वो पूरे मुल्क से है लेकिन वो भी वर्किंग क्लास है। तो उनको सूट करता है कराची के अंदर वर्टिकल तामीरात में रहना। एक तो सिक्योर होता है, दूसरी बात ये कि उसके अखराजात कम होते हैं। आप किस में रहते हैं, अपार्टमेंट में या मैं तो घर में रहता हूँ। लेकिन जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी में चॉइस आ जाती है, नहीं है अफोर्डेबिलिटी, तो अपार्टमेंट्स आर मोर प्रैक्टिकल
और सेफ है। अफोर्डेबल एंड सेफ। मेरा सवाल ये कि इतनी सारी हुकूमतों में आप रहे, आपने फ्रंट फुट पे खेला है हमेशा, उन हुकूमतों के साथ रहते हुए आपने देखा कि इन तमाम मुश्किल हालात के अंदर आप माशाल्लाह से इतना कारोबार करते हैं, मगर आपने देखा होगा कि जब भी कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं, मलिक रियाज को पकड़ना शुरू, बहरिया का नाम आना शुरू। बहरिया एक वाहिद डेवलपर तो नहीं है। मुझे याद है कि आज से चंद साल पहले कोई टीवी प्रोग्राम में मलिक रियाज के हवाले से कोई बात नहीं करता था। जी बिल्कुल। या बात अगर करें तो वो चलती नहीं। जी जी जी। आप गवाह होंगे। जी जी। मकसद किसी को तनकीद करना नहीं होता था, क्योंकि हम मलिक रियाज के नुमाइंदे नहीं हैं, हम किसी इंडिविजुअल के और वो नुमाइंदे। आबाद के मेंबर्स भी नहीं है। मलिक रियाज आबाद के मेंबर हैं। अच्छा। लेकिन जो हमारा आबाद की एक पॉलिसी है कि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो बिल्डर, ठीक है, जो भी बिल्डर वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके पास चूँकि टाइटल नहीं है उनका, तो हमारी एसओपी है आबाद की कि जो भी मेंबर होता है उसके पास कमर्शियल का टाइटल होना चाहिए। जी। तो इसलिए उनको मुश्किल होती है कि जब उनका टाइटल ही नहीं है तो फिर वो कैसे जो है ना तो वो आप हमारे क्या member समझते हैं कि ऐसे हालात के अंदर बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना मुनासिब है? जो भी इस मुल्क में तामीरात कर रहा है, जी जी जी। चाहे वो मलिक रियाज हो, चाहे वो इरफान मेमन हो, हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम कभी किसी के लिए हम अल्लाह को जवाब जी देंगे, बिल्कुल। क्योंकि जो भी काम करेगा मेरे मुल्क की इंडस्ट्री चलेगी, मेरे मुल्क के लोगों को ऐसा ही। रोजगार मिलेगा, मेरे मुल्क को टैक्स मिलेगा। हमारा जो फोकस है वो ये होता था हमेशा। और हम हमेशा कहते थे कि अगर मलिक रियाज को भी आप तकलीफ है तो हुकूमत की जिम्मेदारी को उसकी तकलीफों को दूर करे, ना कि आप कभी उसको हीरो बना दें, कभी उसको जीरो बना दें। इसलिए कि इसका असर मलिक रियाज पे नहीं पड़ता। मैं हुकूमतों से कहता हूँ, उन इदारों से कहता हूँ कि इन सब बातों का असर ना मलिक रियाज पे पड़ेगा ना उसकी टीम पे। इन सब बातों का असर उस इन्वेस्टर को पड़ेगा, उस ओवरसीज पाकिस्तानी को पड़ेगा जिसने वहाँ मेहनत की है सऊदी अरब में और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। इस कराची के लोगों को पड़ेगा जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। आपकी एक पैनिक से या किसी की भी पैनिक से कोई भी अगर ये बात चलाता है, तो मेरा मानना है कि हम सीरियस लोग हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जो बंदा एक्सक्यूवेशन करता है ना और उसके बाद चाबी डिलीवर करता है, वो नॉन सीरियस नहीं होता है। फिर उस बिटवीन आप उस पर कितना भी प्रेशर डालें, कितने भी इल्ज़ाम लगाएं, तो हमारा मानना है कि अगर कानूनी कोई उसमें रुकावटें उसको भी दूर करना चाहिए, अगर कोई इंतज़ामी रुकावटें उसको भी दूर करना चाहिए। और हम मलिक रियाज हो या कोई भी हो, हम हर उस बंदे को सपोर्ट करेंगे जो इस मुल्क में तामीरात करना चाहता है। इंशाल्लाह। यहाँ पे अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। We'll be back after a very short break. Don't go anywhere. We'll be right back. आप जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये 72 इंडस्ट्रीज चलती हैं, और इस 72 इंडस्ट्रीज के अंदर क्या समझते हैं कि चलाने के लिए आप लोग क्या समझते हैं कि बेहतरी आनी चाहिए हुकूमत की पॉलिसी में, आपकी पॉलिसी? मैंने अभी कहा कि हमने चीफ ऑफ आर्मी साहब से एज ए चेयरमैन जब हमने बात की जी, तो हमने जो पहले तो FATF FBR के हवाले से बातें की, जिसका उन्होंने रिप्लाई ये दिया कि ये कुछ चीज़ें ठीक करेंगे, और जिसके बाद ये पैकेज की बात हो रही है। मैं आपको आगे का बता दूँ जो आप अभी कह रहे हैं कि हम हुकूमत की बात करें। मैंने कहा हमने SIFC को खत लिखे कि इस सेक्टर को ऑन करें जी, इसको भी पार्ट बनाए। ये इतना बड़ा सेक्टर है कि सबसे ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी की रिमिटेंस हमारे पास आती है। बिल्कुल। फिर हम ओवरसीज इन्वेस्टर को भी हमारे पास हैं प्लान, हम ला सकते हैं इन्वेस्टमेंट, सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि सर हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। ये मैंने जो लोग थे उनके सबके सामने। फिर इसके बाद हमने एक जिक्र किया कि हम हमेशा कहते हैं, हम हमारे सर्कल में IMF से डरो,
FATF से डरो, FBR से डरो, और अगर इनसे बच जाओ तो ज़मीन गंवा दो। सही बात। ठीक है, तो हमने कहा सर आपके तमाम सीनियर लोग हैं सिंध में, जो कोर कमांडर हैं, DG रेंजर हैं, सारे मौजूद हैं। हमारे टेन्योर की मैं बात कर रहा हूँ कि 8-9 महीने 10 महीने तक हमें उन्होंने इतना सपोर्ट किया, अच्छा। इन अफसरान ने, इन इदारों ने और तमाम एजेंसियों ने, कि एक कब्ज़ा नहीं हो। माशाल्लाह। ठीक है, लेकिन एक हमारी देरियाना ख्वाहिश थी कि हम चाहते थे कि जो हो चुके हैं वो भी खाली हों। मैं वहीं आ रहा था। हाँ, जिसके लिए उन्होंने हमसे कहा था कि हम इंशाल्लाह सेकंड फेज में इस तरफ आएंगे। सर उसमें आपके चेयरमैन भी शामिल है आपके? मेरे ही ज़मीन पे कब्जा है। मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ हाँ। कि पूरे साल मैंने अपनी ज़मीन पे कब्जा खाली नहीं कराया, इसलिए कि हमारे बड़े कहते हैं कि अगर आपके पास सीट है और आप अपना काम करेंगे तो ये आप ज्यादती करेंगे उन लोगों के साथ जो आपके मेंबर हैं। लिहाजा मैंने कोई काम नहीं किया अपने कब्जे को छुड़ाने के लिए, और आज भी वो इंटैक्ट है। इस वक्त मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि आपके एक्स 4 चेयरमैन ऐसे हैं कि जिनकी ज़मीनों पे कब्जे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा, हाँ, ये एक हमारी रिवायत है ना कि चेयरमैन अपनी ज़मीन का कब्जा नहीं छुड़ाएगा। ठीक है, वो अपना काम चेयरमैन की ज़मीन पे जब कब्जा हो सकता है, तो मेरा सवाल आसिफ भाई ये है, फिर एक आम आदमी तो कुछ भी नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि अभी जब हमने बात की तो उससे आगे हमने कहा कि सर ये 8-9 महीने बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन पिछले 2 महीने से फिर ये कब्जे शुरू हो गए। ये हम समझते हैं कि या तो ग्रिप कमजोर हो गई है। I think you need to monitor and follow up बहुत रखना पड़ता है यहाँ पे चीजों में। हम तो करते हैं। ऑटो पायलट पे कोई चीज नहीं चल सकती, बार-बार रिमाइंड कराना पड़ता है। हाँ, लेकिन मैं आपको आज की बताता हूँ। एक मैंने पॉलिसी का जिक्र किया जो हाउसिंग की आने वाली है, ये उसी का तसलसल है। हमारा SIFC से भी रब्ता हो गया और वो भी सारी चीज़ें उन्होंने हमसे मांग ली कि आप दें, हम आप करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर से भी हमारा रब्ता हो गया। उन्होंने भी हमें नेक्स्ट डे कह दिया कि जी 2 दिन के बाद उन्होंने हमें कहा कि अक्टूबर में आ जाए हमसे मिलने। मगर ये वही तसलसल है जो आर्मी चीफ जी। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं अब असल बात पे आ रहा हूँ। असल बात बताएं। हमारा है ना कोई कंपटीशन नहीं है हुकूमत से। हम पाकिस्तान, हम बड़ी मोहब्बत करते हैं और हम सब मोहब्बत करते हैं जब ही यहाँ हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल। हमें तो सिर्फ हौसला चाहिए होता है। ये जो चीफ ने बातें की ना, उन्होंने आगे भी कुछ बातें की। उन्होंने कहा डॉलर भी 250 का करेंगे। उन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट को जो अभी जिक्र कर रहे थे हम सिंगल डिजिट पे लाएंगे। उन्होंने कहा महंगाई 7.8 है, हम 5 से भी नहीं चले। तो आप मुझे बताएं कि एक चीफ, और जो मवाजना उन्होंने किया कि सितंबर 2023 में हम डिफॉल्ट पे खड़े थे और आज कहाँ खड़े हैं। तो जो मवाजना उन्होंने किया, और हम बीइंग अ पाकिस्तानी, एक इंसान होने के नाते, और एक मैं समझता हूँ कि अगर हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है तो सच बोलना चाहिए कि अगर एक आर्मी चीफ आपके लिए इतना करने के लिए तैयार है, वो अगर इतना वो विलिंग है और वो करके दिखा भी रहा है। 24% था जब वो आए थे। एग्जैक्टली जब वो स्मगलिंग डॉलर की जी रोकी गई, ठीक है, उसको रोकना, फिर इसके बाद जो भी बाकी जो ड्यूटी के शॉर्टफॉल थे उसको कंट्रोल करना, तो हमें क्यों नहीं साथ देना चाहिए? हम क्यों नहीं, हम बिजनेस कम्युनिटी की हैसियत से हमने उसमें भी कहा कि हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और हमें उम्मीद है, हमें हौसला है आपसे। और जो मैंने आपको सिर्फ वो बातें नहीं बताई, उन बातों के बाद का रिएक्शन भी मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब है कि अगर वो विलिंग है, वो हमारी बात को सुनते हैं, समझते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर इसी तरह चलता रहा, जैसे SIFC भी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमने कहा चीफ साहब से, तो हम चाहते भी इसीलिए पार्ट बनना उनका कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम और ज़्यादा इसको कुछ हमारी तरफ से भी फीडबैक मिले। तो जब वो सपोर्ट कर रहे हैं, जब वो काम कर रहे हैं, जब वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं, हुकूमत के साथ मिलके कर रहे हैं, वो खुद तो नहीं करते, हुकूमत को एडवाइस होती है, हुकूमत जो चल रही है, तो हमें अपने लोगों को हम कहते हैं। आपको लगता है कि सिंगल डिजिट के अंदर हम इंशाल्लाह जो जनवरी जो आने वाला है, 2 महीने की बात है, ये पहला फेज होगा जिसमें आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी। और इंशाल्लाह आने वाला साल अगर यही सोच, यही विल चीफ साहब की रही और इसी तरह अगर उन्होंने फोकस किया, और हम चाहते हैं वो फोकस रखें, तो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी बिजनेस कम्युनिटी उनको सपोर्ट करती थी, करती है और करती रहेगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए काम करें। आसिफ साहब ये बताएं कि आपकी मजदूर पॉलिसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कब और कैसे पूरी उतरेगी? देखें, ये खुशकिस्मत है हमारा मुल्क कि उसके पास सबसे ज़्यादा मैन पावर है। राइट। इवन पूरी दुनिया में जहाँ भी अभी तामीरात है ना, तो अगर आप उनका सर्वे करें तो आधे से ज़्यादा वहाँ पाकिस्तानी है।
तो इस हवाले से हमारे मुल्क का अच्छा है कि लेबर आपको मिल जाती है और आपको बनिस्बत पूरी दुनिया के कम रेट में मिलती है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो हमारा ये मानना है कि जैसे आपने कहा कि पॉलिसी मजदूर के लिए, तो हम एग्री हैं कि जो हुकूमत मिनिमम वेजेस करती है, और मैं आपको एक जो हमारा सेक्टर है ना उसमें वो तो वेजेस भी नहीं है। अब तो डिमांड इतनी है उनकी कि वो जो 1000 रुपये पे एक लेबर मिलती थी वो 1500 रुपये पे चली गई, जो 2000 रुपये पे एक जो हमारा जो मिस्त्री होता था वो आज 3,500-4,000 इन्फ्लेशन के हवाले से भी। और हमारे पास काम बढ़ा ना, पिछले 2 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, काम बढ़ा, फिर 2 साल में जब ये काम रुका तो यही सारी लेबर आपकी अबोर्ड चली गई। तो हम तो हमेशा से इस बात को इंश्योर करने की बात करते हैं कि लेबर की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि उनका, उनके बच्चों का, उनका मेडिकल का, उनका इवन उनकी इंश्योरेंस का, वो तमाम चीज़ें हमें करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो इदारे हैं जो रजिस्टर्ड करते हैं आपके लेबर को या मैन पावर को, तो वो इतने इफेक्टिव नहीं है जितना कि मैं और आप जो इस सेक्टर के लोग हैं वो उसको उसके घर तक वो सहूलत दे सकते हैं। नस्ला टावर की बात करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों के सवालात इस पे हैं, और नस्ला टावर जो जिस तरीके से एक गिराया गया, क्या हुकूमत की नालायकी थी, हमारी कमज़ोरी थी? और आप एक एक्स चेयरमैन की हैसियत से नहीं कहूँगा मैं, अगर आप उस वक्त चेयरमैन होते तो आपकी पॉलिसी क्या वही होती जो हमारे मोहसिन शेखानी साहब की पॉलिसी थी? देखिए, इसमें नस्ला टावर की जब हम बात करते हैं ना, तो आपने कहा कि हुकूमत की नाअहली कोताही, तो मैं विटनेस हूँ, मैं अरेस्ट हुआ था उसके प्रोटेस्ट। अच्छा, ठीक है, तो मैं विटनेस हूँ कि उसमें हुकूमत की विल थी कि ये चीज़ें ठीक हो जाए। मैं गवाह हूँ। या आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मैं जो भी सिंध में गवर्नमेंट थी, मैं सूबाई हुकूमत की, सूबाई हुकूमत, क्योंकि डोमाइन 18वीं तरमीम के बाद उसका डोमाइन है जी। तो वो चाहते थे कि वो ना हो ऐसा। और मैंने खुद शहीद गनी साहब को कई बार ये कहते हुए सुना था कि अगर मैं इनको तोड़ूं तो इससे बेहतर है कि मैं अपनी सीट से इस्तीफा दे दूं। जो हमें मानना चाहिए, मगर हुआ नहीं है सर। मेरा ये मानना है कि ये जो टूटा ना, ये माइंड सेट की वजह से टूटा। माइंड सेट की वजह, ये एक माइंड सेट था जिसने ये तहिया किया हुआ था कि हमने इसमें कोई ना कोई खराबी निकालनी और उसको छोड़ना नहीं। तो ये तो उस माइंड सेट को और उसको सपोर्ट करने वालों को आज भी वो होंगे ना, इस मुल्क में होंगे या इस मुल्क से वो चले भी गए होंगे तो सुन रहे होंगे या सुनेंगे कि उनको सोचना चाहिए कि आप भी अल्लाह को जवाब दें। इसका मतलब आप इस बात को मानते हैं कि जो नस्ला टावर का वाक़या वो गलत हुआ, बिल्कुल, और उस पर आप कंडेम करें। मैं आपको ये कह दूं कि 18 एनओसीज उसके पास थी, ठीक है। और मैं थोड़ा सा अभी मुझे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन मिलती है कि डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन एक पॉइंट मैं बता दूं कि जिसके खिलाफ एक्शन किया गया ना वो तो तीसरा बायर था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप वो आज लेके जो उसको बिल्डिंग मिली, जो कानूनी मिली, जो अप्रूवल्स मिली, उस पर तामीर की सारी एनओसी। आपने पाकिस्तान बनने के बाद वाले को उसकी कोई अगर गलती आप बकौल आप कहते हैं और हम कहते हैं उसकी गलती भी नहीं है, और ना सोसाइटी की गलती है, क्योंकि आपने न्यू मली रोड था जिसको शारा फैसल में कन्वर्ट किया। तो जब ये शारा फैसल 240 फीट की जब रोड डिक्लेयर्ड हो गई और आपने ज़मीन उस सोसाइटी की एक्वायर की, वो सोसाइटी की ज़मीन थी जिस पे शारा फैसल निकला। आप देखें PCHS सिंधी मुस्लिम इस तरफ भी है, सिंधी मुस्लिम रोड के उस तरफ भी है, उसकी भी एनओसी दी। एग्जैक्टली। तो वो एक्वायर की आपने ज़मीन, और जो बच गई वो वापस की। तो जो ज़मीन बच गई चूँकि वो सोसाइटी की थी, तो उसने उस रोड पे जो प्लॉट आ रहे थे फेसिंग पे, उनको वो एक्स्ट्रा लैंड दी। ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि उस आगे की जमीन का तो कुछ नहीं हो सकता था। एक अगर 20 फुट की 30 फुट की बेल्ट है तो सर मेरा तो ये चीजें उन्होंने सिर्फ उसको थोड़ा सा हिट किया कि जी KMC में आपने सारी चीजें, बस इसको यूं कहते हैं कि भाई अगर आपने तोड़ना है तो फिर तोड़ना है। तो वो एक ब्लैक डे था हमारे लिए। मैं कहता हूँ ब्लैक डे से भी ज्यादा इसलिए था कि उसमें रिहाइश पजीर कुछ लोग, मेरा सवाल यही था, डेथ हो गई इस साने में। तो क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठे। देखिए, आप अल्लाह को जवाब दें जी, ये आपका ठीक है। फिर मुझे ये भी याद है कि बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान को भी एक्यूज किया गया, जो मैं समझता हूँ वो भी गलत, बहुत गलत। इसलिए कि जो हक बात है वो करनी चाहिए। मुझे इदारा को अच्छा लगे ना लगे अपनी जगह पे, लेकिन सच बोलना चाहिए। मगर आज वो भी गलत साथ खड़े हैं,
मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ। और आज उनके मामलात हल हो चुके हैं। उनके मामला बहुत मुश्किल से थोड़े से चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, क्योंकि कोर्ट ने उसको एक्वायर किया है, उस प्लॉट को, और ऑर्डर किया है कि एक ऑक्शन करके उनको जो विक्टिम है उनको पैसे दे दिए जाएंगे। बहुत अच्छा फैसला था कोर्ट का, हम अप्रिशिएट करते हैं कि चलें, कोई तो दार रसी हुई, लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ हुई नहीं है। मगर आइंदा आसिफ भाई ये ना हो, इसके लिए तो आप कानूनी जंग आप लड़ सकते हैं, आप दिन को दिन और रात को रात प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन माइंडसेट को आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो कभी भी तो कहीं भी, आवाम की ताकत भी तो है ना। जेल रोड से लेके सफूरा तक रोड को तोड़ दिया गया, यूनिवर्सिटी रोड को। आज 2 साल का अरसा होने को आया। एक दिन में मैं समझता हूँ कि अगर 15 मिनट का वो रास्ता था आपका पहुँचने का, तो आज वो 1.5 घंटे का हो गया है। 1.25 घंटे अगर गाड़ी खड़ी हो तो उसका पेट्रोल, और टोटल गाड़ियाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, अरबों रुपए का पेट्रोल वो सिर्फ खड़े होने पे या वेटिंग पे हमारा रोज़ का ज़ाया हो रहा है। और अगर 2 साल की इसकी कैलकुलेशन करें तो हम कहाँ खड़े हैं। दुनिया में जाएं, कोई भी अगर रोड बंद करते हैं, खोलते हैं, पहले तो उसका मुतबादिल देते हैं। अगर मुतबादिल देने के साथ साथ वो कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे पेचेस में वो काम करते हैं, ताकि मिनिमम दुबई हमने देखा बनते हुए, डेवलप होते हुए, कि वो जब भी वहाँ ये मसले नहीं है ना, काम करते थे, वहाँ ये मसाइल तो नहीं है। तो जैसे आपने बताया कि 69% आपका चला था। मैं बख्शी साहब को सुन रहा था, जो एक्टिंग चेयरमैन है, आपने भी वो बात दोहराई कि 69 to 60% तो हमारा चला जाता है गवर्नमेंट के पास टैक्स। मैंने आपसे कहा ना कि ये मैं जब आप जहाद कर रहे हैं ना, फिर तो मुझे ये बड़े हैरान होते थे, मीडिया के लोग भी और कुछ इदारों के लोग भी, कि ये जो हमें इम्प्रेशन मिला, हमें तो ये मिला कि आप नॉन टैक्स पेयर हैं, जबकि मेरा कोई मेंबर बन ही नहीं सकता जब तक कि वो टैक्स पेयर ना हो, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने आपको बहुत सिंपल कही कि आज बजट के बाद 59.5% प्लस FED प्लस टाउन टैक्स प्लस CVT गैन टैक्स, ये सारी चीज़ें हम पे लगी हुई हैं। और इसके बाद ये कहते हैं कि हम गरीबों को, IMF को कोट करते हैं कि IMF कहती है गरीबों को रिलीफ देना है। तो ये जो 800 फुट, 1000 फुट, 1200 फुट के, 1400 फुट के जो फ्लैट होते हैं ना, जिनको हम वर्टिकल तामीरात कहते हैं, ये अय्याशी नहीं है। हमने तो यहाँ तक कहा कि 10 साल के लिए इनको एग्जेम्पशन दे दो ताकि लोग अपना घर बना लें। जी बिल्कुल। हमने ये भी कहा कि आप उनकी मदद नहीं कर सकते। तो ये जो पॉलिसी पहले भी थी, मैं आज आपको ये रिपीट कर दूं कि जब वो पॉलिसी आई थी कि पिछली गवर्नमेंट में कि हम 24 लाख में घर देंगे, 15 लाख में घर देंगे, आपको याद होगा कि मैंने बहुत प्रोग्राम किए उस पर, और मैंने उसके उन दौर में मैंने इनकी मुखालफत की कि आप कैसे इंश्योर करेंगे जब आपने प्रोडक्ट, जो चीज़ें लगनी है, रॉ मटेरियल लॉक नहीं है, सेल प्राइस लॉक है। हाँ बिल्कुल। तो ये कोई जस्टिफाई बात नहीं है। 50 लाख घर बोल देना जस्टिफाई बात नहीं है। बात हमेशा वो करनी चाहिए जो अच्छी बात कब हो, जब आप रियल स्टेक होल्डर को लें, उनसे बचें जो आपके पास अपने नंबर बढ़ाने के लिए, जो आपके पास अपने मफाद के लिए, चाहे वो किसी भी हमारे ही इदारे का नाम क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो, आपको उनसे दूर रहना चाहिए। आपको रियलिस्टिक होना चाहिए। थिंक टैंक को मजबूत करें, इस मुल्क के थिंक टैंक को मजबूत करें कि कम से कम आज हम जो बात करें वो आगे 50 साल के लिए वैलिड हो जाए। क्यों नहीं सोच सकते हम? जी, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा ये बताएं आसिफ साहब के डिफेंस जहाँ जहाँ है वहाँ बायर्स को कभी नुकसान नहीं होता। शहरी इलाकों में, खासतौर विलेजेस में, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर हर जगह झगड़े नज़र आते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का जो सिस्टम है, ये कब लीगलाइज होगा? देखें, बहुत सिंपल। लीगलाइज तो देखें, कोई बगैर लीगलाइज के तो कोई चीज़ चलती नहीं है। लेकिन ये जो आपने जिक्र किया, उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड टेम्परिंग। ओके, ठीक है। अगर रिकॉर्ड ही टेम्पर हो जाए, कस्टोडियन अगर उस रिकॉर्ड को टेम्पर कर दे, तो फिर आपको वो कहते हैं ना कि मुझे इस जमीन पे तो पनाह नहीं है। आसमान वाला तो बहुत बड़ा है जी, लेकिन जमीन पे पनाह नहीं है। तो ये जो चीजें आप निशानदेही कर रहे हैं ना, ये चीजें हमारी कमजोरी हैं।
डिफेंस का आपने बात की, मैं खुद आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि डिफेंस में कई इनके जब भी हम रिवाइवल के लिए मिलते हैं, डीएचए के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं, मुख्तलिफ डीएचएस के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो जब हम उसमें बात करते हैं रिवाइवल की, तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि डिफेंस का मतलब है भरोसा, डिफेंस का मतलब है कि आपकी लैंड पे कब्जा नहीं होगा, डिफेंस का मतलब है कि आपका रिकॉर्ड टेम्पर नहीं होगा, तो ये, और डिफेंस का मतलब है कि वायलेशन नहीं होगी। एक ही शहर है, एक ही शहर है जी, एक रोड डिवाइड इन प्लेस है बेसिकली। एग्जैक्टली। तो हमारा क्या मानना है कि हम हमेशा कहते हैं कि आपको अगर सीखना है ना डिसिप्लिन, तो आप डिफेंस वालों से सीखें। उंगली उठाना बहुत आसान है कि जी फौज ने डिफेंस बना लिया, फौज ने डिफेंस तो हमारे ही लोग रहते हैं ना, फौज भी तो पाकिस्तानी है, रहते तो पाकिस्तान। फौज कोई बाहर से तो नहीं आई ना, वो भी तो हमारे बच्चे हैं, या जो आज जो फौज में है लोग, वो हमारे मुल्क के लोग हैं ना। तो अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो इसको क्यों क्रिटिसाइज करेंगे हम क्यों नहीं उनसे सीखें, हम क्यों नहीं अपने इदारों में इम्प्लीमेंट इनका करें कि ये जो डिसिप्लिन है इसको अपने में भी लाएं। उंगली उठा देना कि आज ये कर दिया, हम रियलिस्टिक नहीं होते ना, हम क्यों तरक्की नहीं करते, इसलिए कि हम अपने मफाद पे काम करते हैं। विमेन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत कम नज़र आती हैं, इसकी वजह क्या ये है कि इट्स अ मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री? अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि ये पहले की बात है। मेरे 40% एम्प्लॉयज़ जो है ना वो वुमेन्स होती हैं और 60% जो है वो मेन होते हैं, और वो भी मैं समझता हूँ आगे जाके आप अपने ऑफिस का भी आइडिया ले लें, आप अपने चेमार का भी ले लें, तो ये चीज़ें अब चेंज होने के लिए जा रही हैं। अच्छा भाई, ये बताएं कि ये जो हमारी जो सीमेंट, सरिया और ये तमाम जो इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसका जो रेट है वो सारी बातें कि हम डॉलर से कनेक्टेड होते हैं, ये बताएं कि इसको आप कैसे एक मैनेज कर सकते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि एक थिंक टैंक होता है जो पॉलिसी बनाता है जी। ये हमेशा से हमारा इख्तलाफ रहा है कि इस बजट में ट्रेड पॉलिसी ये है, अगले बजट में फिर वो चेंज हो रही होती है, ऐसा कहीं दुनिया में होता नहीं है। ये भी सही। तो एक तो हुकूमत को हमने हमेशा ये जब भी बात होती है हम अपने मुल्क के लिए करते हैं, हमें किसी इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है, चाहे उसकी पोस्ट कोई भी हो। हमने हमेशा कहा है कि जब तक थिंक टैंक मजबूत नहीं होंगे और जब तक कम से कम हम अपने सेक्टर की बात करते हैं कि बायलॉज हर दूसरे साल वो चेंज करते थे, ये जो आपने कहा कि ये जो फ्लक्चुएशन आ जाती है, तो ये इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब तक कि आप अपनी पॉलिसियों को सालाना बुनियादों पे सेट करते रहेंगे या वक्त के तकाज़ों में या हालात के हिसाब से सेट करेंगे, तो आप कभी नहीं जीतेंगे। हमारे बड़े कहते हैं कि मुश्किल हालात में ही जो टिका रहता है और उस बात पे खड़ा रहता है, जो उसका विजन है, वो उसको फिर कोई हरा नहीं सकता ज़िंदगी में। आसिफ साहब, आपने अपने बेटे को पॉलिटिक्स में जाने के लिए इनकरेज किया था या डिस्करेज किया था, या वो अपनी मर्जी से पॉलिटिक्स में आए थे? लास्ट इलेक्शन हुए तो उसमें उसका वो कहता था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, जो कि मैं कोई भी बाप इजाज़त नहीं दे सकता अपने इस बच्चे की जो इतनी ज़िंदगी मेहनत की हो, उसको पढ़ाया हो, इतना काबिल बनाया हो, उसको पॉलिटिक्स में जाने दे। लेकिन हमने इस उम्मीद पे फिर इसको जाने दिया कि चलें कोई नहीं, एक मैसेज तो जाएगा शहर को कि आप अपने शहर के, वो खुद कहता था कि मेरे जो हम एज लोग हैं वो बच्चे आगे आएँ, अपने शहर को ओन करें। ये जो सियासत का जो हाल है या जो कराची का या इवन पूरे मुल्क की बात है, जनरल वो करता है कि जो हाल है तो उसको हम बेहतरी की तरफ ले जाएं और यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए। न्यू ब्लड बेसिकली, मुश्किल भी होंगी और पढ़े लिखे बच्चे। एब्सोल्युटली, वी शुड लेट देम फॉलो देयर ड्रीम्स, देयर पैशन, एंड वहीं पे आप अच्छा परफॉर्म भी करते हैं क्योंकि आपका दिल वहाँ पर है। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो जंगें बढ़ती हुई इस वक्त दुनिया में नज़र आ रही हैं और ये जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, आप क्या समझते हैं कि इसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं? ये क्या कोई हुकूमत की कामयाब पॉलिसी का नतीजा है या कोई अल्लाह का हमारे पे कोई रहम है? मैं समझता हूँ कि इसमें 2.5 साल से ये सेक्टर बड़ा मुश्किल में था। डिस्परेट सेल 50%, 40%, 80% तक जा चुकी थी। डीएचए का भी आप डेटा उठा लें तो पिछले 2 सालों से वो बड़ा मुश्किल उसने टाइम गुजारा। डीएचए फेज़ 9 का देख लें, पूरे मुल्क में डीएचए का देख लें, प्रॉपर्टी सेक्टर का देख लें। मगर आज मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक इसलिए हो जाऊंगा कि अब ये फिर से अपने पेस पे आ रही है, क्योंकि
जो सबसे बड़ा इशू था ना वो था इंटरेस्ट रेट। जब बैंक में आपको 22-25% मिल रहा होगा तो कौन बंदा कोई भी यहाँ नहीं पे निकालेगा अपने नहीं पैसे। निकालेगा, Of सेफ course, होती थी। हाँ। अब आज वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे मगर हमने कोविड में भी आपने देखा कि पाकिस्तान ने काम किया, हमारा मगर सेक्टर आज तो जो चलता जंगी था ना। हालात हैं इसमें बावजूद भी पाकिस्तान देखिए की कोविड में माशाल्लाह सबसे बेहतर- ज्यादा जो सेक्टर चला वो हमारा सेक्टर था, इसलिए कि सबसे कम एसओपीज हमारे सेक्टर में होती हैं क्योंकि क्लोज टू नहीं जी, होते बड़ा लोग। कामयाब आप तो लोगों ने उसने वो मुल्क को रन किया। और मुश्किल पूरी- हालात से ये गुजरे। यहाँ का नहीं है, आप जर्मनी का डेटा उठा लें, आप दूसरी जंग अजीम का आप डेटा उठा लें, तो उसके बाद जो यानी कि ये सबसे पहले जो हुकूमतें देखिए, बढ़ी वो रियल एस्टेट सेक्टर से ही बढ़ी। तो अभी आप ये समझते हैं कि ये जो माशाल्लाह से जो इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ती हुई कीमतें हैं, बेरोजगारी चलो एक बहुत बड़ा इशू है, मगर ये कोई पॉलिसी का नतीजा नहीं है, ये इस वक्त अल्लाह की मेहरबानी है कुछ ऐसी कि जो अल्लाह ने बड़ी करम की हुई। देखिए मैं तो हमेशा से इस बात पे बिलीव करता हूँ कि पिछले साल पूरा मुल्क जानता था कि हम डिफॉल्ट की तरफ जहाँ चले जाएंगे, बिल्कुल तो आज हम खड़े हैं। बिल्कुल खड़े। तो ये मेरा ये मानना है कि ये अल्लाह पाक इस मुल्क को चलाता है। हमारा काम है मेहनत करना, खुलूस के साथ एफर्ट्स करना। लेकिन अगर आप मैं या कोई भी ये दावा करे कि हमने बड़ा काम किया तो ये मैं समझता हूँ ये गलत बात है। हमारे मुल्क पे अल्लाह का बड़ा करम है, इतने मदारिस हैं, इतना दीन का काम होता है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अपनी जगह पे कि बेरोज़गारी भी है, लोगों का जीना भी मुश्किल है। मुझे लग लेकिन रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन जीते वो, तो दुनिया में ये अच्छी चीज़ गई कि बिजनेसमैन था वो, और उसने पैसों से अब पैसे वाला इंसान पूरी दुनिया को चलाएगा। क्या पाकिस्तान में भी पैसे वाले ही सियासत में आते रहेंगे? देखिए मैं इस बात से तो नहीं मुत्तफिक हूँ कि पैसे वाले, लेकिन ये बात बिल्कुल अच्छी है कि बिजनेसमैन को जब तक आप नहीं देंगे ना अख्तियार या उनको सीट्स नहीं देंगे, सुबह में आप मुख्तस नहीं करेंगे कोटा, और बिजनेस कम्युनिटी को जब तक आप एम्पावर नहीं करेंगे, आप अपने गुलामी से उसको नहीं निकालेंगे। मैं दो बातें आज आपके चैनल पे करता हूँ, एक रियल एस्टेट सेक्टर को फ्री हैंड दें और एक बिजनेस कम्युनिटी को पॉलिटिक्स में जो है उसको हिस्सा दें, चाहे वो टेक्नोक्रेट के नाम पे दें, कुछ भी दें, लेकिन इतना पावर ज़रूर दें कि वो आपसे अपनी बात मनवा सकें। फिर आप 3 साल दें इस मुल्क को, आप देखें ये कहाँ से कहाँ जाएगा। मैं 100% आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बिजनेसमैन पाकिस्तान बनने से लेके आज तक पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और हर वक्त जब पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी हर अव्वल दस्ता बन के सामने खड़ी रही। अच्छा ये बताएं कि चाइना के साथ पाकिस्तान का जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजिकल एक एक्सचेंज है, इसमें पाकिस्तान को क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? देखिए मैं तो जो देखता हूँ, हम जो इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इंपोर्ट हम करते हैं वो 90% चाइना से। ऑफ कोर्स। तो इसलिए ये कहना कि उनका वो हमसे बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, वो प्लानिंग में भी आगे एग्जैक्टली हैं, प्रोडक्शन में भी आगे हैं, और क्वालिटी की भी मैं बात करूं तो देखें जो कीमत मिलेगी वो क्वालिटी मिलेगी। यहाँ एक शर्ट 400 रुपए की भी मिलती है, एक शर्ट 40,000 की भी मिलती है। तो वो जिसको 40,000 की चाहिए वो 40,000 की लेता है, जिसको इसी तरह चाइना में भी ऐसा ही मयार है कि आप अच्छी चीज़। तो मैं समझता हूँ चाइना इस वक्त बहुत आगे चला गया, और पूरी दुनिया पे जो मैं पूरी दुनिया का कंपैरिजन करता हूँ, पाकिस्तान तो हमारा तो बड़ी मुश्किल हालात में हम पूरी दुनिया में जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी ब्रांड है वो चाइना से ऑपरेट कर रहे हैं, टोटल चाइना से ऑपरेट कर रहे हैं। तो चाइना का पाकिस्तान से मवाजना मैं कहता हूँ चाइना के साथ थोड़ा सा वो हो जाएगा। हाँ ये जरूर है, पाकिस्तान का फायदा ज्यादा है, नुकसान नहीं है। फायदा ही है, फायदा ही है। चाइना के साथ आपका जो सीपे का आपका चल रहा है और बाकी मंसूबे चल रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने तो बचपन से ही देखा है कि हमेशा सुनता हूँ पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, चीनी आते हैं, चीनी की हिस्ट्री मुझे पता है कि पहला तैयारा चाइना। डोंट यू थिंक इसका एक नुकसान जो मुझे लॉजिकली समझ आ रहा है कि हमारी डिपेंडेंस रहेगी हमेशा, क्योंकि हम जो चीज़ें खुद क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली, वो हम सारा उन पे डिपेंडेंट हो गए। देखिए ये ऐसा है कि आप एक प्रोग्राम होस्ट करें और बस वो होस्ट करें, जो आपको सवाल मिले और उसके आप लगे लिपटे जवाब सुने और चले जाएं, और एक प्रोग्राम आपको फिर वो प्रोग्राम होस्ट करें और आप उसमें अपनी कुछ चीज़ें, अपने सवाल, अपनी सोच, अपनी रिसर्च को डालें। तो जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, चाइना आपको टेक्नोलॉजी दे भी देगा तो आप क्या उसको करेंगे। दुनिया में टेक्नोलॉजी ली जाती है, जैसे आज टाइल की बात करूँ मैं, पाकिस्तान ने ये बहुत अच्छा किया कि आज
जो इंपोर्ट चाइना से की जाती थी, आज वो चाइनीज फैक्ट्रीज पाकिस्तान आ चुकी हैं जी और बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान की खपत को वो पूरा करती है। तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, Right. ठीक है, पाकिस्तान में। तो यही हमारा कहना है कि चाइना के साथ आपको बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन आप अगर समझदारी से विजन के साथ चलें तो सर ये अभी मेरा सवाल आपसे बनता है कि इस वक्त दुबई लीग आपने सुना होगा कि बड़ी धूमधाम से आई और बड़े पाकिस्तान के तगड़े पैसे लगे हुए हैं दुबई के अंदर। पाकिस्तानी का इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट दुबई में होना ये एक सवाल या निशान नहीं है? देखें, दुबई लीग्स आपके पास आई 2022 तक की, जिसमें उन्होंने 11 बिलियन डॉलर की बात की जी और ये आया 2024 में। जी तो मैं हमेशा जब भी कभी बात होती है तो हम कहते हैं कि आपके पास 2 साल का डेटा शॉर्ट है ठीक है। अच्छा अगर 2 साल का डेटा अगर आज का प्लस करेंगे ना तो ये 24, 25, 30 बिलियन ऊपर की डॉलर होगी, से अलग इससे ऊपर की है। लेकिन यस बजाय इसके कि आप इस पे एक सनसनी खबर जारी करें, बजाय इसके कि आप कहें कि वाह क्या आपने पकड़ लिया, हमें खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए और कि सोचना पैसा चाहिए बाहर क्यों गया? कि ये पैसे हमारे क्यों बाहर जा रहे हैं, हमने ऐसा क्या किया और किस में जा रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में जा रहे हैं। ओके हम इतने अरसे से आपको मुतवज्जो कर रहे हैं कि आप इस तरह ना करें। सर ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो इस वक्त चल रहा है, मैं फ्लाइट ऑफ कैपिटल नहीं है, देखें मेरी बात सुनिए, बहुत आसान है कि मैं ये कह दूं कि हाँ मुझे लगता है किसी ने ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, जब उनको आप यहाँ सिक्योरिटी नहीं देंगे, जब उनको आप स्टेबिलिटी नहीं देंगे, यस ये तो ये लाजमी इनके खून पसीने की कमाई है जो डाइवर्ट होनी है वहाँ पे जहाँ कुछ प्रॉफिट मिले। मगर परसों आर्मी चीफ ने यही बात की कि भाई आप अपना पैसा पाकिस्तान से बाहर जो आपका है वो पाकिस्तान लाएं, और वो भी यही मशवरा दे रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जब पैसा बाहर से आएगा, एतमाद बढ़ेगा तो पैसा आएगा। आप क्या पैसा पहले नहीं आएगा, पहले पहले एतमाद आएगा। बिल्कुल, लाइक ही सेड सिक्योरिटी जी इसी के लिए जब हम इतने अरसे से, मैंने कहा ना कि जब आप कोई बात करते हैं ना कहीं भी किसी भी चैनल पे, न्यूज़ में, अखबारों में, मैंने बहुत सैकड़ों लाइव चैनल पे मैंने बात की है, अखबारों में की है, तो बजाय इसके कि कोई आपको थपकी दे कि वेल डन, आप कीप इट अप, हम आपके साथ हैं, हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें कोई बात किसी को बुरी लगती है, कोई बात किसी को बुरी लगती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बात पाकिस्तान के लिए करे, जो पाकिस्तान की मफाद के लिए करे, जो पाकिस्तान के लोगों के लिए करे, पाकिस्तान की मईशत के लिए करे, उसके लिए मुझे कितना भी बर्दाश्त करना पड़े मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं अपनी इस बात से नहीं हटूंगा कि हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के लिए करेंगे। और जब भी मैं ये बात फिर ये दोहरा दूं कि अगर हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से भी अगर बात करते हैं तो हम जब मिलते हैं तो हमें हौसला मिलता है। जी बिल्कुल हौसला मिलता है, और हमें लगता है कि जो हमारी सोच है तो ये हो जाएगा। तो ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल को रोकने की कोई स्ट्रैटेजी? ये तो वो थे जो 11 अरब डॉलर 2022 थे ना, लेकिन 7E के बाद तो आपकी रिमिटेंस ही बंद हो गया ना। जी अब तो खैर मैं अपने सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं उस रिमिटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ जो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल की फीस के लिए भेजी। जी तो वो बंद हुई तो वो डाइवर्ट हुई ना। जी वो जब वो डाइवर्ट हुई फिर इसके बाद आपको, जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है ना इतनी डरपोक होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह आप फ्लाइट ऑफ कैपिटल को रोक नहीं सकते, कितने भी कानून आप लगा लें, मगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन रुकती कब है? जब आप अपॉर्चुनिटी देते हैं। मैं अब आपको फ्यूचर बता दूं कि ये सारी बातें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। जी जो हमारे जो सोचने वाले लोग हैं, हम समझते हैं, आज की बात कर रहा हूँ, मुझे कल का नहीं पता, कि वो इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। जी उनको आइडिया हो गया है कि इस सेक्टर को धकेलने से हम हमेशा हाँ, कहते हैं जारी बात है, मईशत कि कमजोर इस होगी सेक्टर को धकेलने से आपके मुल्क का नुकसान होगा। तो अब हम समझते हैं कि जो पॉलिसीज हो रही हैं, जो आएंगी या आने वाली हैं, तो मेरा ये मानना है कि अब आपके पास ना दुबई में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, ना आपके पास बैंक में 22% इंटरेस्ट की अपॉर्चुनिटी है, ना आप डॉलर आप अपने लोकर में रखें और वो 600 का हो जाएगा, वो भी चीज़ें खत्म हो गई। अब गोल्ड का एक कम्युनिटी है जो मैं समझता हूँ कि अब ये बिल्कुल लुकने पे, क्योंकि अब एक इनफ हो चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया का इशू है, पाकिस्तान का नहीं है। तो मेरा ये कहना है आपके चैनल के तवज्जुह से भी तमाम उन लोगों को जो इन्वेस्टमेंट
करना चाहते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपने बच्चों के लिए अपने घर बनाना चाहते हैं, तो ये राइट टाइम है। मैं कोई मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे नहीं कह रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ जो हमारी रिसर्च है या जो हमारा प्रोडिक्शन है कि हमें लगता है कि अब इस सेक्टर का टाइम है 2025 और ये कीमतें बढ़ेंगी। तो मेरा ये मानना है कि दिस इज द राइट टाइम टू राइट टाइम है कि आपको आना चाहिए पाकिस्तान की तरफ अपने आसिफ मुल्क साहब, के लिए। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, बिजनेस गुरु को लेकर आपको क्या लगता है, आपके कोई सजेशन है दैट वी कैन मेक इट बेटर, वी कैन इंक्लूड मोर टॉपिक्स, व्हाट डू यू थिंक? शादिया आपका भी शुक्रिया, इरफान आपका भी शुक्रिया। अगर मैंने टाइम दिया तो आप लोगों ने भी बहुत टाइम दिया, और मैं आप तमाम टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी इस वक्त इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। मगर जो मैंने आप लोगों की बातें सुनी या समझी, तो मुझे थोड़ा सा जो ना ये कमर्शियल नहीं लगी, ये एक फिक्र वाली लगी। थैंक यू। तो ठीक है, कोई भी चीज़ बढ़ते बढ़ती है, तो आपकी जो डायरेक्शन है, वो जो सोच है, जिस उस पर आप काम करना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आपका ये वे है और डायरेक्शन आपकी बिल्कुल ठीक है। और मैं खुद भी और मैं अपने तमाम जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं या जो भी हमसे सोशल सर्कल के लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उनको भी हिस्सा बनना चाहिए आपके प्रोग्राम का, जो जिनको हम कहते हैं कि आइकॉन्स हैं, उनको हिस्सा बनना चाहिए। जाते जाते आखिरी बात तो मैं यही करूँगा कि क्योंकि आप एक माशाल्लाह से एक बड़े डेवलपर्स में आपका नाम आता है, आप एक बहुत बड़े बिजनेस गुरु भी हैं। आपके प्रोजेक्ट्स जो इनकमिंग है, आप हमारे देखने वालों को अपने प्रोजेक्ट के हवाले से क्या उनको एक यहाँ से एक ऑफ़र दे सकते हैं बेहतर, ताकि वो आज हमें देख रहे हैं उनको एक ये आपके प्रोग्राम से फ़ायदा पहुँचे? इरफान भाई, कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रोग्राम किए होंगे लाइफ, हमने हमेशा सेक्टर की बात की, हमेशा इज्तिमाई बात की। हमने कभी अपने प्रोजेक्ट की प्रमोशन की बात कभी नहीं की। लेकिन मैं आपको जवाब दूंगा कि आपने कुछ डिमांड की है, तो इसलिए मैं कुछ बता दूंगा कि हमारी कोशिश होती है कि हम वो बात करें जिससे सबका फ़ायदा हो जाए। कभी किसी प्लेटफॉर्म को हमने, हाँ लाजमी प्रोजेक्ट भी आते हैं, एड भी चलती हैं, कमर्शियल भी होते हैं, उसकी मार्केटिंग भी होती है, शेयर भी तकरीबन शहर में काफ़ी जगह पे उसकी जी माशाल्लाह चल रहा है। ठीक है, जब हम समसम की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करने वाले लोग नहीं हैं, हम बड़े सिलेक्टेड प्रोजेक्ट करते हैं, क्वालिटी प्रोजेक्ट करते हैं। एक नेम ऑफ ट्रस्ट हमारी एड होती है, उसमें कहा जाता है नेम ऑफ ट्रस्ट है। और अगर किसी को जिस प्रोजेक्ट की आपने बात की, ये ग्रैंड सीरीज़ है, जी। ग्रैंड सीरीज़ थोड़ी सी हमारी महंगी इस हवाले से होती है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ग्रैंड 2 है ये, ग्रैंड 1 अगर होगा तो ग्रैंड 2 है, तो ग्रैंड 1 में कोई लोग रहते भी होंगे, ग्रैंड 1 का वजूद भी होगा। तो मैं आपके चैनल पे कहता हूँ कि अगर आप पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि समसम क्या काम करता है, तो ग्रैंड 1 में लोग रहते हैं, उसको विज़िट करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस ग्रेड की बात कर रहे हैं। तो इस और साथ ही लोकेशन के हवाले से जब आप मुझे कह रहे थे, तो ये दिल है जिना एवेन्यू का। अब जिना एवेन्यू तो बहुत लोग कहते हैं जिना एवेन्यू बहुत बड़ा हाईवे तक लिंक करता है, लेकिन ये जो लोकेशन है ये दिल है जिना एवेन्यू का, जो चेक पोस्ट 5 और 6 के बिटवीन है, और बहुत आइडियल लोकेशन है, 4 साइड कॉर्नर है। ये सारी बातें मैं कर गया। और आप कहते हैं कि आपके तवज्जुह से कोई आए हमारे पास, तो मैं 1 मिलियन हर यूनिट पे उसको जो है डिस्काउंट में दे दूँगा। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही एक बड़ा एक सरप्राइज है हमें देखने वालों को। With this we have come to the end of the show. I hope आज का शो आपने बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ जाना होगा with our guest बिजनेस गुरु में आसिफ समसम साहब के साथ। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप भी उन 81% पाकिस्तानीज में शामिल हो सकते हैं जिनके अपने घर हैं। तो आज की शानदार ऑफर से, जो आज के बिजनेस गुरु के इस प्लेटफॉर्म से हमारे आज के बिजनेस गुरु आसिफ समसम ने आपको दी है, इस ऑफर का भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी सजेशन और अपनी राय हम तक पहुंचाएं। आपका बहुत शुक्रिया। We must take your leave now. Next week, inshallah, we'll see you again with a new business guru in a new episode. Till then, Allah Hafiz.